एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर इज रीनेम्ड एज। जो एजुकेशन का एक्सटेंशन यानी एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर ना, ये पहले नाम था डीएसडी का। ठीक है। जो इदारा स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग करवाता है, उसका पहले नाम था डबल ईसी यानी एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर। 2002 के अंदर इसका नाम तब्दील करके डीएसडी रख दिया गया था, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। फिर 2017 के अंदर जो है वो इसका नाम तब्दील करके कैड रख दिया गया था, कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो ये जो उस वक्त जो तरतीब इसके बाद यानी एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर को जो तब्दील किया गया था, वो किया गया था दो अ, दो दो में तब्दील किया गया था। उससे पहले एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर था। नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स बिलोंग्स टू एनयूटी। तो नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, यानी कहाँ के किस मुल्क के उस्तादों की जो तंजीम है जिसे नेशनल यूनियंस ऑफ टीचर कहा जाता है, वो यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम को जो है वो कहा जाता है कि ये नेशनल टीचर यूनियन ऑफ टीचर। इसके अंदर जो है वो हजारों इसके अंदर जो उस्ताद हैं वो एक काज के लिए जो है वो यानी कि इकट्ठे एक यानी कि उनकी तंजीम बनी हुई है। ठीक है, मैंने डिटेल इसकी लिख दी है। तकरीबन 4 लाख से ज्यादा टीचर इसके साथ जो हैं जुड़े हुए हैं। द अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर, इसी तरह जैसे एनयूटी नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स इंग्लैंड की है, इसी तरह अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स ये जो है वो अमेरिका के अंदर टीचर्स की एक फेडरेशन है। इसके अंदर भी जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक टीचर्स जो है वो हैं। तो ये 1916 के अंदर ये बनाई गई थी, नेशनल अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ टीचर्स। ठीक है। इसकी मैंने डिटेल यहाँ पे दे दी गई। शिकागो 1916 के अंदर ये बनाई गई थी। तो इसका यही था, राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ एजुकेटर, जो टीचर्स हैं उनके राइट्स और उनके इंटरेस्ट को देखा जाए। और ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जो है वो दुनिया की यानी इस कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट है। अ फॉर मोस्ट टीचर फॉर मोस्ट ड्यूटी है, उस्ताद की सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? डिवेल्प रिलेशनशिप विद हेड्स, कि वो अपने उस्ताद जो है वो अपने हेड के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखे। या ट्रेन हिज स्टूडेंट प्रॉपरली, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन करें। या बिल्ड रिलेशनशिप कम्युनिटी का रिलेशनशिप बिल्ड करे, या लुक आफ्टर द स्कूल, स्कूल को लुक आफ्टर करे। स्कूल की निगरानी करना उस्ताद को चौकीदार नहीं है। और हेड के साथ रिलेशनशिप बनाना, कुछ लोग तो सारी जिंदगी वैसे यही काम करते हैं कि वो अपने प्रिंसिपल या हेड के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की उनको फिक्र होती है, बच्चों से गर्ज नहीं होती। तो ट्रेन हिज स्टूडेंट प्रॉपरली ये है कि उस्ताद जो है ना वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से ट्रेन करें। कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना, हमें बच्चों के साथ असल रिलेशनशिप बनाना है। हाँ, हमें डील करना आना चाहिए, सोशल लोगों के साथ डील करना हमें आना चाहिए। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन बिलोंग्स टू। ठीक है। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन एनईए ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? अभी मैंने आपको बताया था। नेशनल फेडरेशन ऑफ टीचर्स जो यूएसए की है, उसी तरह जो है वो एनईए नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन जो है वो कहाँ की है? यूएसए की है। कहाँ की है? यूएसए की है। ठीक है। यानी अभी इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, यहाँ मैंने डिटेल लिखी हुई थी, ये देखिए जो मैंने अभी बताया। तो नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ये सबसे बड़ी है, और जो नेशनल फेडरेशन ऑफ टीचर्स है वो उसके बाद है। ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन एनईए अमेरिका की है, और जो है वो एएफटी एजुकेशन एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ टीचर्स ये भी अमेरिका की है। एनयूटी जो है थी वो यूके की थी। इसका काम क्या है? ये मकसद यही है कि क्वालिटी एजुकेशन और टीचर्स को सपोर्ट किया जाए और पब्लिक को इंगेज किया जाए टीचर्स के राइट्स के लिए। द रोल ऑफ टीचर एज प्रैक्टिशनर मीन, उस्ताद का जो है रोल है वो एज ए प्रैक्टिशनर है। इसका क्या मतलब है कि जो कंटेंट है जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना, इसीलिए हम प्रैक्टिशनर बोलते हैं। नॉट यूजिंग मेथड, कोई मेथड एंगेज द स्टूडेंट, नॉट यूजिंग द कंटेंट, सारे इररेलेवेंट हैं। उस्ताद जो है ना वो प्रैक्टिशनर है, मतलब है वो कंटेंट को प्रैक्टिस में लेके आता है।
वो जो कंटेंट पढ़ा रहा होता है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करता है, इसलिए उस्ताद जो है वो। इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आर कंडक्टेड। जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है, ये प्रोग्राम कैसे कंडक्ट होते हैं? फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर, यानी जो इन सर्विस ट्रेनिंग हम करवाते हैं इसलिए करवाते हैं कि टीचर्स की कैपेसिटी बिल्ड की जा सके, या टीचर्स को बिजी करना, या जो पैसे बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं उनको इस्तेमाल करना, या जो है डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो ट्रेनिंग करवाने का मकसद है कि उस्तादों की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए, उस्ताद की सलाहियत जो है वो बेहतर की जाए, ताकि बेहतर तरीके से वो क्लास को पढ़ा बच्चों को पढ़ा सके। डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो टीचर्स ट्रेनिंग का है, कंडक्ट एग्जाम, इसका काम एग्जामिनेशन कंडक्ट करना नहीं है, इसका काम भर्ती करना नहीं है। मैनेजिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन, हाँ इसका काम है कि उस्तादों की जो भर्ती हो जाते हैं उस्ताद, उनकी गाहे बगाहे जो ट्रेनिंग्स हैं, जो कोर्सेज हैं वो करवाना, ये इसका काम होता है। ठीक है। थ्योरी प्रोवाइड डायरेक्शन टू। जो थ्योरी होती है ये हमें किस तरफ लेके जाती है? कंसेप्ट की तरफ लेके जाती है, परसेप्शन, प्रैक्टिस या प्रोसेस? थ्योरी जो है ना वो हमें लेके जाती है, प्रोवाइड डायरेक्शन टू, ये हमें डायरेक्शन देती है प्रैक्टिस की तरफ। पहले थ्योरी बनती है, बाद में थ्योरी को हम अप्लाई कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो थ्योरी थ्योरी जो है वो प्रोवाइड डायरेक्शन टू प्रैक्टिस। इन यूनिवर्सिटी द लेक्चरर अपॉइंटेड इन बीपीएस। यूनिवर्सिटी के अंदर जो लेक्चरर भर्ती होता है ना, इसका स्केल होता है 18वां, यानी देखिए हमारे पास जो स्कूल साइड है ना, जो भर्ती होती है हेडमास्टर, उसका 20वां स्केल होता है हाई स्कूल का। एसएसटी जो होते हैं वो 16वां स्केल होता है। फेडरल में एसएसटी का 17वां स्केल होता है, और पंजाब में एसएसटी का 16वां स्केल है। अच्छा, वो कॉलेज साइड पे आए तो कॉलेज में जो है वो लेक्चरर का 17 स्केल होता है, 17वां स्केल होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो होता है वो 18वां, एसोसिएट प्रोफेसर का 19वां, और प्रोफेसर का 20वां, और सीनियर प्रोफेसर, सॉरी, पर सीनियर प्रोफेसर का 21वां स्केल होता है। यूनिवर्सिटी साइड पे आए तो वहां पे लेक्चरर जो होता है वो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एमफिल रिक्वायर है, और वो 18वें स्केल का होता है। उसके बाद जो है वो डॉक्टर होते हैं, यानी उसके बाद जितने भी हैं आगे क्वालिफिक ओहदे, उसके लिए डॉक्टर रिक्वायर होता है। और जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के अंदर 19 स्केल, कॉलेज से एक स्केल आगे होता है। एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज में 19वें का है, तो वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर 20वें स्केल का होगा। ठीक है। 21वें स्केल का वहाँ पे जो है वो प्रोफेसर होगा। और क्योंकि यूनिवर्सिटी में 22वें स्केल तक लोग जाते हैं, जो वाइस चांसलर होते हैं मोस्टली 21वें 22वें स्केल तक के होते हैं। तो खैर वो तो हम ये कहते होते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, इसमें स्केल बड़े हैं लेकिन स्केल कोई कोई वैल्यू कोई नहीं होती। जैसे अब ये देखें ब्यूरोक्रेसी में एक असिस्टेंट कमिश्नर है, वो 17 स्केल का है, और इसी तरह हम लेक्चरर हैं, हम भी 17 स्केल के हैं, लेकिन हमारे और उनके जो है ना वो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी का लेक्चर अपॉइंटेड एज 18 स्केल में होता है। मेरे ना उस्ताद, मेरे तो एचओडी हैं प्रोफेसर तैयब अब्दुल्ला साहब ना, तो उनके बेटे ने सीएसएस क्लियर किया इस साल, जो है रिजल्ट आया, तो वो अभी ट्रेनिंग पे गए। ये सितंबर 28 सितंबर छोड़ आए थे ट्रेनिंग के लिए। अभी पहला महीना, उसे 1 महीना हुआ है, तो उसे सैलरी मिली है। वो उस दिन बैठे थे मेरे पास, निशान बताओ तुम्हारी जब 17 में थे तो तुम्हारी पहली तनख्वाह कितनी थी? मैंने कहा सर मेरी पहली तनख्वाह जो थी ना वो 65,000 थी। तो उन्होंने कहा कि ये इधर देखो, उन्होंने फिर मुझे बच्चे की स्लिप दिखाई, उसकी पहली सैलरी जो थी ना वो अभी असिस्ट गया है उसको, तो ये वाला है डिपार्टमेंट, क्या बोलते हैं, कैंट एरिया नहीं होते वहां पे, वो उसका है। तो 1,42,000 थी सैलरी, और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए इनका मोबाइल फ्री, इनकी ट्रैवलिंग फ्री, इनका खाना पीना हर चीज फ्री, रिहाइश फ्री, एवरीथिंग इज फ्री। ठीक है। और उस तनख्वाह स्टार्टिंग अभी ट्रेनिंग पे है, जो कि 1.5 साल तक चलनी है, तो उसकी ट्रेनिंग के अंदर उसकी इतनी तनख्वाह थी। खैर, पर ये हमने कल भी डिस्कस इस तरह की चीज की थी। द मेथड ऑफ इंडक्शन इज कंसर्न्ड विद। जो इंडक्शन है इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? एक्सियोलॉजी के साथ है, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, या एस्थेटिक? जो इंडक्शन है ना, ये जैसे ना वो क्या बोलते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव, उसी तरह है। तो इंडक्शन जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल होगा। ठीक है, स्पेसिफिक पहले एग्जांपल होगी, फिर हम जो है वो रूल की तरफ जाएंगे।
टू रिमूव इलिटरेसी, इलिटरेसी को ख़त्म करना है, एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन, और फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना विद मिनिमम पॉसिबल पीरियड, जितनी जल्दी हो सके। तो ये स्टेटमेंट किस आर्टिकल की, किस आइन, ये आर्टिकल 37B के अंदर ये बात की गई थी कि हमें जल्दी से जल्दी इलिटरेसी को ख़त्म करना है और हमें जो है वो एजुकेशन को बेहतर करना है। द एक्सोलॉजिकल अप्रोच ऑफ आइडियलिस्टिक इज, जो आइडियलिस्ट होते हैं, आइडियलिस्ट को हम अगर तीनों पैराहे में देखें ना, तो एक्सोलॉजिकल की नजर से देखें तो क्या होता है, चेंज, एंड चेंज की बात तो आइडियलिस्ट वाले नहीं करते। एब्सोल्यूट ये ठीक है, एटर्नल ये भी ठीक है, परमानेंट ये भी ठीक है, और ब्यूटी की बात आ गई है तो एक्सियोलॉजी, एस्थेटिक एक्सियोलॉजी के अंदर ही होता है। तो ये वाला जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं, एटर्नल होती हैं, हमेशा होती हैं, उसे हम बोलते हैं। Who has initiated landmark work on decision making in education? एजुकेशन के अंदर फैसला साजी के अंदर किसका जो है वो लैंडमार्क बहुत बड़ा किरदार है? वेबर, टेलर, बिल्स, जिफ्थ, जिफ्थ। तो जिफ्थ जो है ना, इसने इसका जो है वो एजुकेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर इसका बड़ा किरदार है। सेल्फ प्रिपरेशन एंड बैलेंस पर्सनैलिटी इज द बेसिक। किसी भी शख्स की बैलेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और सेल्फ प्रिपरेशन, खुद को जो है वो यानी अपनी ज़ात को तैयार करना, और बैलेंस पर्सनैलिटी होना, ये किसका एम है? प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, इस्लाम या रिकंस्ट्रक्शनिज्म? तो इस्लाम जो है ना वो बात करता है जो आपकी जो है ना बैलेंस पर्सनैलिटी की, एक मुतवाजन शख्सियत की बात करना, और सेल्फ प्रिपरेशन, अपने आप को तैयार करना आखिरत के लिए, इस तरह वो इस्लाम बात करता है। डैश इज अ सबसेट ऑफ डैश, सैंपल जो है वो सबसेट होता है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन सबसेट होती है सैंपल की, स्टैटिस्टिक सबसेट होता है पैरामीटर का, पैरामीटर सबसेट होता है, तो जो सैंपल होता है ना, ये हम लेते हैं, और ये एक पॉपुलेशन से लिया जाता है, पॉपुलेशन का सबसेट जो होता है वो सैंपल होता है। द नोमेनक्लेचर यानी वो वर्ड जो है यूज फॉर द फॉलोइंग प्रोवर्ब, द हेल्थियर प्रोसीजर इज टू इंड्यूस ग्रोथ rather देन टू रिमूव डिफेक्ट। जो हेल्थियर प्रोसीजर है इज यूज टू इंड्यूस ग्रोथ, के वो ग्रोथ को इंड्यूस करता है, rather रिमूव डिफेक्ट, और डिफेक्ट को खत्म करना है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना किस चीज का नोमेनक्लेचर है? तो ये कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन का है, ठीक है, कि हमें जो है वो खत्म, हेल्थियर प्रोसीजर को, अच्छी चीजों को आगे बढ़ाना है और बुरी चीजों को रिमूव करना है, ये नेगेटिव खत्म करना है। द कीवर्ड एग्जामन इज यूज फॉर, एग्जामन करना, किसी चीज को जांचना, तो ये किसका कीवर्ड बनता है? ये एनालिसिस का बनता है, ठीक है, एग्जामन एनालिसिस के अंदर आता है कि हम उसके अंदर चीजों को अच्छी तरह मुआयना कर रहे होते हैं, डिटेल से, बारीक बीनी से किसी चीज को देख रहे होते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे पास पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक होते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे समझते हैं कि जी छठी से शुरू होती हैं। देखिए हमारे पास जो हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, ये मोस्टली स्कूल जो है वो शुरू, उनका अपना प्राइमरी पोर्शन भी होता है, मिडिल भी, हाई भी, हायर सेकेंडरी भी। कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर ही ब्लॉक्स बने होते हैं, और कुछ होते हैं कि जिनका प्राइमरी पोर्शन कोई ना 7 स्कूल होता है, वहाँ उनके साथ अटैच होता है। तो बहरहाल ये होते 1 से 12 तक की है। इसको आपने 6 से शुरू नहीं करना, या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात नहीं करनी। द स्टूडेंट ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी अचीव एजुकेशन एट द लेवल ऑफ, तो पियाजे की स्टेज जो है फॉर्मल, यानी जहां से बच्चा 11 से 19 साल तक की एज का होता है, तो वो उसके अंदर एजुकेशन किस लेवल की एजुकेशन हासिल कर रहा होगा बच्चा? प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी या हायर? तो हम इसको हायर के अंदर काउंट करेंगे। देखिए जो फॉर्मल आ गया ना, फार्म असल में इसको ऐसे करें ना कि जब वो फार्मल के आ गया, तो फार्मल का शुरू तो 11 से होता है लेकिन चलता रहता है 19 पे भी, समझो इसकी ब्रेक। 19 में तो कहता है ना कि मुकम्मल तौर पे वो बच्चा एक हो गया होता है, उसकी हर तरह की डेवलपमेंट हो चुकी होती है। तो ये हायर एजुकेशन के अंदर वो बच्चा होगा जो फार्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर होगा। एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि वो बच्चा बारी, यानी कुछ लोग FA जो है वो FSC वो 16 साल तक कर लेते होते हैं, 17 साल तक कर लेते होते हैं।
तो वो हम उसको हायर कह लेंगे तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। द बीने सीमन स्केल वाज एन इंटेलिजेंस टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ 30 आइटम। 30 क्वेश्चन पे मुश्तमिल एक इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसका नाम है बीने साइमन स्केल। इसके अंदर वो क्या होता है, पहले हम इसको इजी टू डिफिकल्ट जाते हैं, पहले सवाल हमारे पास आसान होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे सवाल जो है मुश्किल आते जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन असेसमेंट जो है उसका प्राइमरी गोल क्या है, टू रैंक स्टूडेंट, के बच्चों को असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि इनको रैंक किया जाए कि कौन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। टू इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग को इम्प्रूव करना है। टू अलोकेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज देना है। टू कंट्रोल द करिकुलम। तो हमें जो है ना, हम इसलिए करते हैं कि हम जो बच्चों की लर्निंग है इसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग असेसमेंट कर रहे होते हैं। द रोल ऑफ टीचर इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज टू, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है क्लासरूम जो होगा जहाँ बच्चे अपना नॉलेज खुद बिल्ड करते हैं, तो वहाँ उस्ताद की क्या हैसियत होगी। उस्ताद ट्रांसलेट नॉलेज, उस्ताद नॉलेज को ट्रांसफर करेगा, फैसिलिटेट करेगा। उस्ताद वहाँ पे फैसिलिटेट करता है जहाँ पे जो है वो बच्चे खुद से काम कर रहे होते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। उस्ताद ऐसे सहूलतकार के तौर पे वहाँ पे उसकी मदद कर रहा होता है, काम बच्चों नहीं कर रहा होता। विच थ्योरी emphasizes द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग। कौन सी थ्योरी है जो सोशल इंटरेक्शन की बात करती है लर्निंग के अंदर। बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म, कॉग्निटिविज्म एंड ह्यूमनिज्म। इसका जो आंसर है ना, अब इसका आंसर मेरे नजदीक ना बनता बिहेवियरिज्म भी है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी है, ह्यूमनिज्म भी है। ज्यादा जो सूटेबल आंसर है कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो बच्चा वहां पे खुद मिल के किसी के साथ नॉलेज बिल्ड कर रहा होता है, तो नॉलेज को तैयार, तो ज्यादा ये बेहतर रहेगा कि जहाँ पर नॉलेज ज्यादा बिल्ड कर रहा है। बिहेवियरिज्म के अंदर असरात होते हैं सोशल के, माहौल के, लेकिन ये कम है, कॉग्निटिव भी कम है। ह्यूमनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म ज्यादा बनते हैं, तो कॉग्निटिविज्म, अगर हम यहाँ पे ना ह्यूमन बीइंग या कुछ और इस तरह के ह्यूमनिज्म वाला कीवर्ड यूज करते हैं ना सवाल के अंदर, तो कंस्ट्रक्शन नॉलेज जो है वो खुद बिल्ड कर रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं और सोशल इंटरेक्शन के जरिए कर रहे हैं, तो इसको हम जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म कह लेंगे, ठीक है। यानी कॉग्निटिविज्म नहीं होगा, उसके अंदर हमारा अपना होता है। और बिहेवियरिज्म के अंदर इन्वायरमेंट की बात होती है, इन्वायरमेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं रोल सोशल का होता है लेकिन कम होता है। तो ह्यूमनिज्म के अंदर चूंकि ह्यूमन बीइंग की बात नहीं की गई कहीं, तो इस तरह ज्यादा हमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिला स्ट्रॉन्ग, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो ज्यादा ठीक रहेगा। थ्रू विच स्पेसिफिक प्रोसेस आर द जनरलाइजेशन आर साइंटिफिक इन्फर्ड बाय द साइंटिस्ट्स। तो थ्रू विच स्पेसिफिक प्रोसेस, यानी स्पेसिफिक से शुरू करते हैं, आर द जनरल, फिर उसको हम जनरलाइज करते हैं, और साइंटिफिक इन्फ्रेड बाय साइंटिस्ट और साइंस। तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये इंडक्टिव रीजनिंग होगी कि हम पहले प्रोसेस को ना स्पेसिफिक प्रोसेस से शुरू करते हैं और फिर जनरलाइजेशन, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाला हमें क्या होगा। अच्छा, विच रिफ्लेक्ट द पर्पज ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट। एक खास किताब का जो आपका यूनिट है या लेवल ऑफ द स्कूल प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम है एलिमेंट्री, मिडिल लेवल, हाई स्कूल, तो वो उसके जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो कैसे होंगे, डाटा कहला कहेंगे, प्लान कहेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव कहेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहेंगे। इस तरह के सवाल एक गुजर चुका था पहले भी, जिसमें हमने बात की थी कि चाहे पर्टिकुलर टॉपिक हो, यूनिट की बात हो रही है ना, उनके हमेशा जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो जनरल होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है। ये सवाल हमने पहले भी किया था कि जो होते हैं मतलब हमेशा जो ऑब्जेक्टिव है जनरल, स्पेसिफिक होते हैं किसी खास टॉपिक के ऊपर। स्पेसिफिक यानी फॉर एग्जाम्पल, बच्चे आज के इस टॉपिक के अंदर हम ये चीज सीखेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव ये हैं, यानी मकासद अमूमी और मकासद खसूसी। उसके बाद लेकिन एक पूरे चैप्टर या यूनिट या पूरी किताब, पूरी बुक, स्कूल, उसके हमेशा जनरल होते हैं, ठीक है, उनके जनरल। स्पेसिफिक बहुत थोड़े लेवल पे आके हम उसको कर रहे होते हैं। ओ एम आर जिसे कहता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, उनको जो चेक करने के लिए जो डिवाइस होती है जिसके अंदर वो पेज डालते हैं और उसके नंबर दे देता है, उसको ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। और ये इस किस पर्पज के लिए होती है, ये स्कोरिंग द टेस्ट, ये इसको जो होते हैं हमारे टेस्ट उसको स्कोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। द सोलो टेक्सानोमी इज यूज टू प्रिपेयर द, सोलो किस चीज को प्रिपेयर करती है, यही सोलो टेक्सानोमी जो आपकी है, स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग आउटकम। तो इज यूज टू प्रिपेयर द, किस चीज को, क्या इससे टेस्ट बनता है हमारा, क्या इससे लेसन प्लान होते हैं, क्या इससे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है, एस एल ओ।
मेरा ख्याल है कि इसका जो है ना वो सोलो ही आएगा, SLO ही आएगा, कि सोलो टेक्सोनॉमी के अंदर हम ये कर रहे होते हैं ना कि उनकी लर्निंग आउट का, हाँ कि इसको यूनिस्ट्रक्चर है, इसका मल्टी स्ट्रक्चरल है, इसी को देख रहे होते हैं। तो ज्यादा आंसर इसका सोलो टेक्सोनॉमी यूज टू प्रिपेयर द टेस्ट भी तो हो सकता है। सोलो टेक्सोनॉमी यूज टू प्रिपेयर द, पहला उसका फॉर एग्जांपल यूनिस्ट्रक्चर मल्टी, इसको किस लेवल पे आता है, फिर किस लेवल पे आता है। तो हम इसको टेस्ट डेवलपमेंट के लिए मेरे से ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। यानी हम सोलो को टेस्ट के लिए कि उस चेक करने के लिए कि इसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चेक करना है, इसको रिलेशनल लेवल पे चेक करना है, इसको यूनि पे चेक करना है, इसको मल्टी लेवल पे चेक करना है, तो हम इसको टेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। बलूम फॉर टेस्ट, दोनों ही टेस्ट बलूम है, दोनों का पर्पज ही यही, लेकिन उनके अंदर आगे अलग चीजें आ जाती हैं कि एक के अंदर हम अंडरस्टैंडिंग को देख रहे हैं, एक के अंदर परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन, लेजिस्फेयर, coercive training, guidance, and democratic are five types of supervision. Who presented these types? किसने ये टाइप्स दी थी? यानी ये सुपरविजन की 5 टाइप्स हैं जिनको इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। SLO, देखो सोलो टेक्सानोमी तो वो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। तो सोलो टेक्सानोमी और SLO हम कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ठीक है। SLO अकेला कि स्टूडेंट ने कितना जो है वो लर्न किया है। तो मतलब हम आज के हमारे SLOs क्या है, बच्चे आज हम क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो वो एस हो गए बच्चों को चेक करने के लिए, बच्चों को बताने के लिए आज हम ये पढ़ेंगे, तो वो उसको हम SLOs बोल रहे हैं कि आज के हमारे ये वाले हैं। इंस्पेक्शन, लेजिस्फेयर, कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, इससे ये वाली जो ये वाइज ने दी थी, वाइज, ठीक है। इसने सुपरविजन की 5 टाइप दी थी, इंस्पेक्शन, लेजिस्फेयर, कॉन्सेप्ट, गाइडेंस, ये। हाई टेक्निकल क्वालिटी इज अशोर्ड इन, हाई टेक्निकल क्वालिटी किस टेस्ट के अंदर होगी, कौन सा टेस्ट ऐसा होगा जिसके अंदर हाई टेक्निकल होगा। टीचर मेड टेस्ट होगा, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है ना वो हाई टेक्निकल होगा, कि उसके अंदर हर एरर से पाक होगा और एक बड़ा ही जबरदस्त एक तैयार किया गया होगा। डायरेक्शन ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड स्कोरिंग आर सो प्रिसाइजली, कौन सा है जिसके अंदर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी, हर चीज बड़ी ही प्रिसाइज होती है, यानी उसको हम हर चीज के अंदर बड़ा जबरदस्त तरीके से लेके चलते हैं। ये भी स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट बड़े प्रिसाइज होते हैं, बड़े हर चीज क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं। विच वन कैन बी कॉल्ड द सर्विस एक्टिविटी, कौन सी जो एक्टिविटी से सर्विस एक्टिविटी कहा जा सकता है। लीडरशिप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन। अच्छा, दोनों ही इसके अंदर भी दो हमारे पास कंफ्यूजन है। आंसर इसका सुपरविजन ही है, कि हमारे जो सुपरविजन है वो इस क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट करना, ताआवन करना उसका काम होता है, कि वो हमारी रहनुमाई करता है, गाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारे साथ, तो हमें दुरुस्त करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये एक सर्विस एक्टिविटी है। इसी तरह सेम जो लीडर होता है ना, लीडर की एक्टिविटी भी सर्विस वाली होती है। तो ये इसका आंसर सर्विस एक्टिविटी, सुपरविजन, ठीक। नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम, ये पाकिस्तान का, आई थिंक, हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर। तो नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम जो है NEAS, ये किसके रेगुलर प्रोग्राम है, सेक्टर रिफॉर्म एक्शन प्लान है, सोशल एक्शन प्लान है, नन ऑफ दीज है। तो जो नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम है ना, ये एस्टेब्लिश किया गया था सेक्टर रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंदर, कि हमें किस सेक्टर के अंदर कहाँ पे हमें रिफॉर्म लेके आनी है, उसकी बुनियाद पे नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम, ठीक है ना, has been established under sector reform action plan. This initiative is of the Ministry of Education efforts to build assessment capacity, improve educational quality and effectiveness in Pakistan। जी ठीक हो, यानी आप कह रहे हैं 2003 के अंदर, अ, और इसके अलावा जो है वो 2001 से 5 के प्लेस में। सर सैयद अहमद खान was extremely impressed by the education। सर सैयद अहमद खान किसके
एजुकेशन सिस्टम से बड़े मुतासिर थे, उनको बड़ा अच्छा समझते थे, क्योंकि यूके के साथ इनका ताल्लुक रहा। यूके ने इन्हें सर का खिताब दिया। यूके की इन्होंने खुशामद की और मुसलमान और यूके वालों का उनका बरताने का अच्छा ताल्लुक कायम करने की कोशिश की। तो इंग्लैंड से उनके निज़ाम तालीम से बड़े मुतासिर थे। which graph shows the cause and effect process of how things happen। कौन सा ग्राफ है जो हमें काज एंड इफेक्ट बताता है? आपने फ्लो चार्ट देखा होगा। फ्लो चार्ट के अंदर ये होता है कि अगर आप ऐसे बताते हैं कि अगर ये चीज ऐसे हुई तो इधर चले जाएंगे, अगर ये चीज ऐसे हुई तो इधर चले जाएं, यानी अगर नो हुई तो ये यहीं पे रुक गया, और यस हुआ तो फिर आगे फर्दर दो में डिवाइड हुआ, फिर इस तरह। यानी का वहां में पता चल रहा होता है कि ये होगा, काज एंड इफेक्ट की जो बात हो रही होती है ना, वो फ्लो चार्ट के अंदर हो रही होती है। इसके अलावा विच ग्राफ प्रेजेंट द स्टेप्स इन द प्रोसेस। स्टेप की बात की जिसमें स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप उसके बाद अगला, ये भी फ्लो चार्ट होता है कि पहले ये स्टेप होगा, अगले स्टेप पे ये होगा, फिर उससे ये होगा, यहाँ से इधर चला जाएगा। तो फ्लो चार्ट के अंदर काज एंड इफेक्ट भी, और फ्लो चार्ट के अंदर ही जो है वो स्टेप्स भी होते हैं। विच इज कॉल्ड द लाइब्रेरी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री। कौन सी जो पर्सनल हिस्ट्री की लाइब्रेरी कहा जाता है, यानी हमारे अंदर भी एक लाइब्रेरी है। तो हमारी हिस्ट्री जिसके अंदर सारी मौजूद है वो क्या है? वो मेमोरी है। यानी हमारी पर्सनल हिस्ट्री के मेरे जो कुछ याद है वो मेरी मेमोरी के अंदर है, तो वो मेरी एक किस्म की लाइब्रेरी है। Which of the following component of attitude represent a personal opinion, knowledge and information? कौन सा जो है कंपोनेंट है जिसके अंदर पर्सनल ओपिनियन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन, अब ये इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, इन सब का ताल्लुक जो है कॉग्निटिव के साथ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इनका ताल्लुक किसके साथ है? कॉग्निटिव। ओपिनियन भी हम साथ में इस तरह मिला देते हैं। What is the assumption of theory X of MC Gregor about implies? जो MC ग्रेगर है जिसे थ्योरी एक्स और वाई दी थी, एक्स में वो कहता है कि सारे लोग बड़े ही नालायक होते हैं, कमजोर होते हैं, कामचोर होते हैं, और थ्योरी वाई में कहता है कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये थ्योरी एक्स वाले जो है ये नेगेटिव समझते हैं, इम्प्लाइज समझते हैं कि इम्प्लाइज जो है ना ये बुरे होते हैं, इम्प्लाइज जो है कामचोर होते हैं। The inner driver that direct a person behavior towards goal attainment is known as। तो इनर ड्राइवर हमारे अंदर जो हमें गोल अटेनमेंट की तरफ लेके जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मोटिवेशन बोलते हैं। यानी हमारे अंदर से वो ड्राइव जो हमें किसी हमारे बिहेवियर को किसी गोल की तरफ लेके जाती है, किसी चीज को अचीव करने के लिए, तो इसे हम मोटिवेशन बोलते हैं। द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज द थ्योरी ऑफ, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है मोटिवेशन की, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर या आम रूटीन में हम उस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं मोटिवेशन में, वो कौन सी है? पास, गोल, पार्टिसिपेशन, फियर एंड पनिशमेंट, पपेट थ्योरी। तो हमारे पास जो होती है ना वो ये फियर एंड पनिशमेंट होती है। किसी को डरा लिया और काम ले लिया, और किसी को जो है वो मतलब फेयर एंड पनिशमेंट, डरा धमका के हम जो है काम लेते हैं। और हमारे पास ये समझिए हमारी ट्रेडिशनल मोटिवेशन थ्योरी यही है। पॉपेट थ्योरी जो है वो होती है जिसमें आप किसी चीज की डमी, जैसे आप अगर पर सॉक्स पहन ले हाथ के ऊपर इधर भी, और आपस में इस तरह ये दो बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। पॉपेट थ्योरी इस तरह की होती है। eliminating any reinforcement that is maintaining an unwanted behavior। जब आप कोई चीज खत्म करते हैं, किसी reinforcement को, किसी चीज को खत्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है? खत्म करना होता है, एक्सटिंक्शन होता है। ठीक है, गायब कोई रिस्पॉन्स है, उसमें बेल बजाना छोड़ दिया है, कोई रिस्पॉन्स है जिसको खत्म कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको एक्सटिंक्शन कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं। Which of the following consider administration as a way to organize, command, coordinate and control the education? तो कौन सी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जिसके अंदर ऑर्गेनाइज, कौन किस बंदा है जिसने एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात की, और उसके अंदर कहता है कि ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, कौन? ये फाइल कहता है। फाइल ने PO CCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, ये बात की थी। तो PO CCC। तो यहाँ पे पी ने लिखा हुआ सिर्फ ओ, और CCC वाली बात आ, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल की बात आ गई है। तो ये फायर ने जो है ना वो अपने 5 प्रिंसिपल दिए, 5 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। PO CCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। देयर आर टू थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ट्रेड थ्योरी एंड डैश थ्योरी। जो लीडरशिप की थ्योरीज हैं वो दो हैं, एक ट्रेड थ्योरी है, दूसरी कौन सी है? ट्रेड थ्योरी, और दूसरी थ्योरी इसके रिलेटेड कौन सी? बिहेवियरल थ्योरी है। ठीक है, अवयवों की, यानी आदात और बिहेवियर, जो हमें लीडरशिप की दो थ्योरीज का तज़किरा हमारे पास होता है, बिहेवियर थ्योरी और ट्रेड थ्योरी।
तो ट्रेड शुड यानी उसके साथ होते हैं एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ लीडर्स rather than द इनहेरेंट ट्रेड, उसके रवैयों की ना कि उसके इनहेरेंट ट्रेड्स की हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिट्सबर्ग, वन ऑफ द मैनेजमेंट इम्पर्सनल इज ऑफ है। तो मैनेजमेंट, मिट्सबर्ग के नजदीक मैनेजमेंट का एक एक बड़ी बात उनकी क्या होती है, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट लीडर होती है, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो बनाना है यानी वो लीडर के तौर पे किरदार अदा करती हैं। और लीडर लीडर ही होगा वो, मतलब मैनेजमेंट एक किस्म की लीडर ही होती है। वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह वहां से टैकल भी कर रही होती है ऊपर से ना, हर एक रिलेशन मेंटेन कर। इन विच थ्योरी द लीडरशिप मल्टी डिमेंशनल, कौन सी थ्योरी है जिसमें लीडर ना मल्टी डिमेंशनल होती है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपने आप को बदल लेती है, इन उसके अंदर बहुत सी जो क्वालिटीज होती है, तो वो सिचुएशनल सी होती है ना, मल्टी डायमेंशनल, यानी जैसी सिचुएशन आती है ना उसके मुताबिक उस बदल लेता है अपने आप को, सिचुएशन के मुताबिक ढाल लेता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल के लिए ज्यादा सूटेबल है। विच टेक्निक है सुपरविजन हेल्प द टीचर टू करेक्ट देयर फॉल्ट्स, कौन सी सुपरविजन है जो टीचर्स की मदद करती है कि अपने फॉल्ट को ठीक करें। एंड encourage देयर प्रोफेशनल एम्बिशन, और जो उनके प्रोफेशनल ख्वाहिशात एम्बिशंस हैं उनको पूरा करें, तो इसे प्रिवेंटिव सुपरविजन बोलते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव सुपरविजन, जहाँ पे वो जो है अपने फॉल्ट्स को ठीक करें। क्लासरूम कैन बी वार्म एंड चेरी प्लेस, क्लासरूम एक बड़ा जहाँ पे वार्म, आप बड़े पुरजोश होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त प्लेस होती है, स्टूडेंट इंजॉय करते हैं। तो ये किसके रिलेटेड है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग, इन्वायरमेंटल कंट्रोल। तो जहाँ हमारे पास वार्म चेरी माहौल है, इसका मतलब है कि उसका ताल्लुक इन्वायरमेंट के साथ है, कि हमारा वहाँ के क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है वो ज़बरदस्त है। Which of the following is a guideline for effectively using visual aid, तो विजुअल एड्स वगैरह हम क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो विजुअल एड का हम इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में, तो यूज एड डेट रिकवर नो एक्सप्लेनेशन, कि हमें ऐसे ऐड यूज करनी चाहिए जो एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं चाहिए। यूज एड डेट आर अप्रोप्राइट टू द स्पीच टॉपिक, हमारे स्पीच टॉपिक अकॉर्डिंग हो। यूज एड डेट सर्व अ डेफिनेट पर्पस, सारे ही हैं कि एक अच्छा ऐड हमें यूज करना चाहिए जो हर लिहाज से हमारी मदद कर रहा हो। चाक बोर्ड, चाक बोर्ड होता है ये जो बोर्ड हमारे होते हैं जिसको हम चाक से लिखते थे, ब्लैक कलर का ब्लैक चाक, चाक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को भी कहते हैं, जहाँ हम रेज वगैरह करते हैं। पोर्सिलीन बोर्ड, ये जो हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड होता है ना, तो इसको हम पोर्सिलीन बोर्ड, पोर्सिलीन बोर्ड कहते हैं। फेल्ट बोर्ड जो है वो मैग्नेट, फेल्ट बोर्ड वो होते हैं हमारे जो ग्रीन शीट वाले नहीं होते, ग्रीन से जिसके ऊपर एक फैब्रिक लगा होता है, उसके ऊपर हम चीजें को लगाते हैं, वो मैग्नेटिक बोर्ड होता है जिसमें आप कोई चीजें मैग्नेट के साथ वहां पे उसके ऊपर लगाते हैं। तो ये वाली क्या है, किस चीज की एग्जांपल है, फिल्म, प्रोजेक्टर, प्रेजेंटेशन, हार्डवेयर, फ्लिप चार्ट, एक डिमोन्स्ट्रेशन बोर्ड है, किसी की चाक बोर्ड हो, प्रोसलीन बोर्ड हो, फेल्ट बोर्ड हो, हमारे पास मैग्नेटिक बोर्ड हो, तो हम वहां पे डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं। What type of graph is suitable for showing a general distribution of data, तो डाटा की जनरल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, यानी ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट, जनरल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डाटा को, तो वो कौन सा ग्राफ होता है, कौन सा चार्ट होता है। तो ये पाई की चार्ट होता है, पाई चार्ट में जिसमें हमने एक सर्कल या सिक्के की तरह समझ लिया कि ये इतने परसेंट इसका है डिस्ट्रीब्यूट, इतने परसेंट इसका है, इतना शेयर इनका शेयर, तो ये हमारा पाई चार्ट होता है। ठीक है जी, आज के लिए इतने ही सवाल, 51। ओके, अपना ख्याल रखिएगा जी, फिर मिलते हैं।